हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ऑफसेट स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर सेकंड चल रहा है मित भाई। और हम्म। टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन। पेज नंबर 54 पे हैं हम। हम्म। पहले पैराग्राफ स्टार्ट होगा और डेट हो गई आज 21 हम्म। जुलाई 2025। हम्म। इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि जीनियस जीनियस इज ऑफ्ट टाइम्स द मैडनेस नियर अलाइड। जो हम्म। जीनियस होते हैं ना, अक्सर वो पागलपन के बहुत ही नजदीक होते हैं, बहुत ही पास होते हैं भाई। बिल्कुल सच्चाई है एकदम। इसी को कहते हैं ना सिफिलिटिक होना पड़ता है जीनियस वो होने के पागल लिए। हैं? वो पागलपन होना पड़ता पड़ता है जी, तभी आप। हाँ, और बहुत ही नजदीक होते हैं। आम लोग उनको पागल भी कह सकते हैं। जैसे जेम्स वाट थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया था, वो भी जी। शैतान थे। उन्होंने वो केतली, हम्म। चाय चाय बन रही है, केतली के ढक्कन पे वजन रख हम्म। दिया। वो भाप हम्म। की पावर को उन्होंने परखा। थॉमस एडिशन पागलपन के नजदीक थे। आइंस्टीन हम्म। को भी ऐसे ही बोलते थे लोग। हम्म। तो ये बेसिकली जो जीनियस होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं मैडनेस के। आप फिर वही एग्जाम्पल दूंगा मैं ना कि आप विराट कोहली को देखो। हाँ, जब वो किस विकेट ले लेगा या कोई कैच पकड़ लेगा या सेंचुरी बना देगा तो उसके सारे रिएक्शन इनसैनिटी वाले होते हैं। हाँ, मैं नॉर्मल नहीं। हाँ, नॉर्मल बिल्कुल। रिएक्शन नहीं होते। और लाइफ जीनियस है में भी अपने। वो तो उसका रिएक्शन हुआ। लाइफ में भी हाँ। आप ये कहोगे यार ये आदमी का पता नहीं है क्या करने लगे, क्या सोचने लगे। हाँ, अब आप देखो ना, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, हाँ, खत्म हो। उसने कहा नहीं, मैच खेलूंगा मैं। तो हाँ, ये ये आउट ऑफ पागलपन वाला आउट ऑफ सोशल नॉर्म्स है। जो हाँ, सोसाइटी और के आप नॉर्म्स हैं उससे अलग है बात। लगे, आप जो उसके नीड गिर्द होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो उस समय उसे पागल ही कह रहे होंगे ये यार। कह रहे हैं यार ये आदमी जो है ना अलग हटका है यार, ये सामाजिक आदमी नहीं है। कह रहे हैं जीनियस इज ऑफ्ट टाइम्स टू मैडनेस नियर अलाइड एंड द इन्फाक्शन ऑफ सर्टेन लॉज बाय सम हैज प्रोड्यूस्ड समटाइम्स वेरी टैलेंटेड पर्सन। और इस तरह से हम्म। कह रही है मैरी ओमस्टेड स्टैंटन कह रही है कि जो उल्लंघन है कुछ नियमों का कभी कभी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन्स को जन्म दे देता है। हम्म। This infraction of laws on part of others has evolved an idiot or criminal। और दूसरी तरफ हम्म। यही उल्लंघन, यही नियमों का उल्लंघन दूसरी तरफ पागल पागल और इडियट भी पैदा कर देता है। एक हम्म। तरफ तो जीनियस पैदा करता है इस तरह का इन्फेक्शन ऑफ लॉ, दूसरी तरफ करता है इडियट और क्रिमिनल। हम्म। Maudsley tells us insanity is one generation often induces immorality in the next और हम्म। वाइस वर्सा। मॉटले हम्म। ने कहा है कि सनक पागलपन एक जनरेशन की अक्सर इंड्यूस करती है इमोरलिटी की तरफ जाने के लिए दूसरी जनरेशन को, या हम्म। वाइस और वर्षा। यह मैंने एग्जांपल लिया था एक दिन, मैंने इसको वो बनाया था अपना स्टेटस पे। बेसिकली हम्म। धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र की जो सनक थी राजा बनने की, उस हम्म। सनक ने अगली जनरेशन को इमोरलिटी की तरफ धकेल दिया था, दुर्योधन को। हम्म। ये कहा हम्म। जाता है कि महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की थी, जिसको ओढ़ लिया था उसकी औलाद ने, उनकी जनरेशन हम्म। में दुर्योधन में चली गई वो। तो इंसैनिटी का मतलब हम्म। यह सनक है। तो ऐसे ही ले लो, हम्म। किसी आज की डेट में भी किसी आदमी का धनवान होने का पागलपन अगले वाले आने वाली जनरेशन को भ्रष्टाचारी बना देगा अमित। बिल्कुल। आधर्म से चल रहे हो तुम। हाँ, सनक, कोई भी आपकी सनक हम्म। आपके बच्चों को दूसरे ट्रैक पे ले जाएगी। बिल्कुल। करे व्हेन द लॉ ऑफ द स्लैंट इज अलाउड टू गवर्न वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर द
where the wrapping will end, हम्म nor yet what from it will assume and exhibit. यदि एक बार आपने लॉ ऑफ द स्लैंट को अलाउ कर दिया गवर्न करने के लिए, अगर आप हम्म नियम तोड़ के गलत नियमों के हिसाब से आपने जिंदगी को गवर्न करने के लिए कंट्रोल करा, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना गिरावट आएगी, कहाँ पहुंचेगी ये गिरावट, ये गिरावट कहाँ पहुंचेगी। अब बेसिकली अब मजे की बात यही आ गई कि ये जो कलयुग है, कलयुग में ये लॉ ऑफ स्लैंट को अलाउ किया जा रहा। इस कलयुग में पता नहीं चलेगा अभी कि कहाँ तक जाके रुकेगा ये गिरावट, कितना इसमें विकृतियां हो जाएंगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता अभी आने वाले समय में। और ये परिणाम होगा लॉ ऑफ स्लैंट को अलाउ करना, यानी कि गलत नियमों का अपने जीवन में उन्हें अलाउ कर देना, उनको रोक टोक ना करना, और ना ही नॉर येट व्हाट फ्रॉम इट विल अज्यूम एंड एग्जीक्यूट, क्या क्या निकल के आने वाला है इसके दुष्परिणाम, आप उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर एक बार आप नियम से हटे, एक होम्योपैथ यदि नियम से हटता है तो पहले वो क्लासिकल से सिंगल डोज से मल्टीपल डोज में आता, फिर मल्टीपल मेडिसिन में आता, फिर वो दूसरी और साथ में दूसरी मेडिसिन भी देने लगता, और फिर बाद में एक्वापंक्चर, जो लीच लगाना, कट मारना, झाड़ू फूंक, सब कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं। बिल्कुल, बहुत ये हर प्रोफेशन में हर जगह ये नियम ना लागू होता। यदि आपने नियम तोड़ा कुदरत का तो फिर आप गए, फिर आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। हर क्षेत्र की बात है ये। बिल्कुल। ऑफ वन थिंग वी मे बी श्योर, एक बात तो हम बिल्कुल श्योर कर सकते हैं, क्या? दैट इट विल प्रोड्यूस बायस्ड, रैप्ड, एसेंट्रिक, इंसेन और क्रिमिनल कैरेक्टर। ये तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी गिरावट आएगी, कितना नुकसान होगा, लेकिन एक बात श्योर है अमितपाल भाई कि जो पैदा होंगे, इनके जो रिजल्ट आएंगे वो पक्षपाती होंगे, बायस्ड, रैप्ड होंगे, रैप्ड का मतलब विकृत होंगे, सनकी होंगे, पागल होंगे, क्रिमिनल कैरेक्टर के होंगे, ये बात तो तय है अगर नियम तोड़ा। हाउ एसेंशियल, देखो यहां से अब बात को गौर कर रही है, कह रही हाउ एसेंशियल देन द कांस्टेंट स्टडी ऑफ व्हाट आई हैव नेम्ड द डिवाइन साइंसेस। अब आप समझ सकते हो कि कितना जरूरी है स्टडी करना इस डिवाइन साइंसेज को। जो डिवाइन साइंसेज हैं, जो प्रकृति के नियमों को आपको पढ़ाते हैं, वो साइंस आपके कितने जरूरी हैं, आपको उनको अध्ययन करना, अपने जीवन में उनको जानना। अर्थात VIZ का मतलब अर्थात होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि एनाटॉमी का पढ़ना, फिजियोलॉजी का पढ़ना, हेरिडिटी का पढ़ना, हाइजीन का पढ़ना, फिजियोग्नोमी का पढ़ना कितना जरूरी है अमित भाई, ताकि आप जीवन में डिसीजन ले सकें, अपने आप को सुधारने के, अपने आप को सही चलने के क्रम में। अब उदाहरण के तौर पे यदि कोई एनाटॉमिकल डिस्टोर्टेड बच्चा है तो क्या आप अलाउ करेंगे कि इससे रिश्ता बनाया जाए? नहीं। ऐसे हाउ नेसेसरी द एप्लीकेशन ऑफ देयर लॉज, और कितना जरूरी है इनके नियमों को अप्लाई करना। फॉर बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ईच साइंस देयर इज ए फिलोसफी ऑफ द साइंसेस। और मैरी ओमस्टेड एक बात पे जोर दे रही है कि किसी भी साइंस के, किसी भी प्रिंसिपल के पीछे एक फिलोसफी होती है उस साइंस की। हर साइंस के पीछे, हर प्रिंसिपल के पीछे एक फिलोसफी होती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ वन साइंस फुली कंप्रिहेंडेड आर ए की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल साइंसेस। किसी भी साइंस के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को पूरी तरह से समझना एक चाबी है सभी साइंसेस के इंटरप्रिटेशन। आप एक साइंस को ढंग से समझ लो अमित भाई, सारे साइंस समझ में आ जाएंगे आपके। बिल्कुल। हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, जीवन दर्शन हमें समझ में आ रहा है,
कैसे जीते, कैसे जीना चाहिए, हमारे होम्योपैथी में सब पता चल जा रहा है। दे आर द सेम फुटस्टेप्स ऑफ नेचर ट्रेडिंग अपॉन सेवरल सब्जेक्ट। और ये जो साइंसेज हैं, जितने भी नियम, जितने भी विज्ञान हैं पृथ्वी पे, शारीरिक विज्ञान, मैकेनिकल विज्ञान, केमिकल, जो भी, सबके नक्शे कदम एक ही तरफ को चलते हैं। ये सारे के सारे साइंस जो हैं नेचर के फुट स्टेप पर ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो ये था भाई किस तरह से हमें नियमों को बना के रखना और किस तरह से इनके उल्लंघन से क्या क्या विकृतियां कैसे कैसे आती हैं, और हमें कितना जरूरी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेरिडिटीज, हाइजीन और फिजियोग्नोमी को जानना। ये मुझे याद आ रहा है, किसी एफोरिज्म में कहा है कि हम इंसान को की साइकी को जानने वाले होने चाहिए। एक फिजिशियन एक ह्यूमन बीइंग को जानने वाला होना चाहिए। तो उस ह्यूमन बीइंग को जानने के क्रम में उसकी एनाटॉमी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, ह्यूमन की हेरिडिटी, हाइजीन, फिजियोग्नोमी, उसका ज्ञाता होना चाहिए भाई। बिल्कुल। तो ये था ये पैराग्राफ, तो यहीं रुकेंगे दोस्त। हाँ जी भैया। राम राम भाई।